हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सैयद साद अनवर और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नीट चैनल। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ये क्या होता है, मोल हम क्यों यूज करते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, मोल सिर्फ क्या होगा, बहुत ही स्मॉल साइज के एटम्स की हाई क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं मोल का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हमें ये देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से पहले हम क्या यूज करते थे। ठीक है, एटम्स को मेजर करने के लिए या एटम्स के मासेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते थे, तो इससे पहले था रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मासेस एक ओल्ड टर्म है जो एक ओल्ड मेथड पर बेस्ड है। जैसे हम किराना दुकान पर जाते हैं तो वहां पे आपने ओल्ड वेइंग बैलेंस देखा होगा जो दो पैनल पर डिपेंडेंट होता था, यानी एक तरफ में एक पैनल और दूसरी तरफ में एक पैनल। और इसको मेजर करने के लिए इसमें हम चीजों को गिनने के लिए किस तरह का मेथड यूज करते थे। एक तरफ में जो चीज हमको लेनी है वो यहाँ पे रखते थे, जैसे मान लो शुगर हमें लेना है तो हमने एक तरफ में शुगर रखा हुआ है और दूसरी तरफ में इस शुगर के रिस्पेक्ट में क्या होता था, एक रेफरेंस यूज करते थे। और वो रेफरेंस क्या होता था, वो बाट। आपने देखा होगा 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का और 5 किलोग्राम का बाट, वो जो शॉपकीपर होता है वो एक तरफ में रखता है और दूसरी तरफ में जो चीज हमको लेनी है वो यहाँ पे रखेगा। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो माना यह जाता है कि इस 5 किलोग्राम का या 1 किलोग्राम का जो बाट है इसके बराबर में ये कौन है, हमारी चीनी है, शुगर जो हमने लिया हुआ है, ये इक्वल हो गए हैं। तो इस शुगर के लिए रेफरेंस हमने क्या यूज किया, ये बाट। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ओल्ड टाइम में मासेस को काउंट करने के लिए हम यही वाला मेथड यूज करते थे। क्या किया, एक तरफ में लिया हमने हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम को मेजर करने के लिए दूसरा हमने रेफरेंस यूज किया और उस वक्त रेफरेंस को क्या यूज किया जाता था, कार्बन। ठीक है, कार्बन हम एज अ रेफरेंस यूज करते थे। इससे भी पहले हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज करते थे, लेकिन फिर बाद में हमने कार्बन को एज अ रेफरेंस यूज करना शुरू किया। तो इस तरफ में रखा हाइड्रोजन और इस तरफ में रखा कार्बन। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन को आपने दोनों तरफ में बैलेंस करने की कोशिश किया तो ये बैलेंस नहीं होगा, बल्कि कार्बन वाला डाउन में चला जाएगा, क्योंकि कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 ही। ये हाइड्रोजन का 1 हमने कैसे निकाला, इस तरफ में कार्बन रखा जो कि नीचे चला गया। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इस बाट को, यानी इस रेफरेंस कार्बन को मुझे बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कार्बन के समझने के लिए, अगर इस पूरे कार्बन के मैं 12 पीसेस कर दूं, 12 टुकड़े कर दूं, क्योंकि इसका मास कितना था, 12 था, तो हमने 12 इसके टुकड़े कर दिए, पीसेस कर दिए। और एक पीस जब मैं इस वेइंग बैलेंस में रखूंगा तब जाकर ये बराबर होगा 1 हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन का जो मास था वो बराबर आया, पूरे कार्बन के बराबर नहीं आया, बल्कि कार्बन के 12th पीस के बराबर आया है। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब हम इसको लिखेंगे फॉर्मूले में तो किस तरह से आ जाएगा, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का मास कार्बन के 1/12 ऑफ मास के बराबर होता है, जिसको वैल्यू पुट करने के बाद में 12 इंटू 1/12 करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। तो फिर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 आता है। ठीक है, और ये 1 एटॉमिक मास को हम काउंट करते थे डेल्टॉन में। ठीक है, ये तो हो गई ओल्ड टर्म, यानी रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब करंट में यानी रिसेंटली हम लोग क्या यूज करते हैं, वो है मोल। और ये मोल क्या होता है, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके समझ में आएगा कि हमने इसको क्यों यूज किया हुआ है। अगर कोई लार्ज क्वांटिटी हो, जैसे एक ट्रक में अगर किसी तरह का कोई अनाज भरा हुआ हो, कोई फ्रूट अगर रखे हुए वहां पर हो, तो उनको काउंट करने के लिए कहा जाए तो उनका काउंट करना पॉसिबल है। यानी एक ट्रक अगर चावल का भरा हुआ, गेहूं का भरा हुआ अगर हमारे सामने हो और हम काउंट करने के लिए बैठे तो ये पॉसिबल है कि हम उन सारे गेहूं को, सारे चावलों को काउंट कर सकते हैं। टाइम लगेगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, लेकिन ये पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एटम को काउंट करना है तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है केमिस्ट के। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। पूरे दुनिया का जो समंदर है, पूरे दुनिया के समंदर में वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, पूरे दुनिया के समंदर में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनसे 8 गुना ज्यादा, उन वाटर के मॉलिक्यूल से 8 गुना ज्यादा सिर्फ 1 चम्मच पानी में एटम्स होते हैं। समझ में आई बात।
पूरी दुनिया के समंदर में जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनसे 8 गुना ज्यादा एटम्स की क्वांटिटी सिर्फ 1 चम्मच पानी में होते हैं। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि सिर्फ इतने से पानी में कितने ज्यादा एटम्स होते हैं, और जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी एटम्स की होती है तो इन एटम्स को काउंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो लेबोरेटरीज में अब हम रिएक्शंस लगाते हैं, केमिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शंस लगाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासतौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ले लो, तो इन एटम्स को काउंट करना, इनकी रिएक्शंस को लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए एक इटालियन साइंटिस्ट है जिसने एक नया कॉन्सेप्ट यानी मोल हमारे सामने रखा हो, जब सबसे ज्यादा इसने मोल पर जो है तो वर्क किया हुआ है, जिसका नाम है लोरेंजो रोमानियो अमीडियो एवोगाद्रो। ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा है तो हम इसे एवोगाद्रो के नाम से जानते हैं। एवोगाद्रो ने एक नंबर भी सामने रखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगाद्रो का नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू हम मोल को काउंट करते हैं। अब बोला क्या है एवोगाद्रो ने कि जो मोल होगा उस मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ आयंस, 3 चीजें हमें मालूम हो रही है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ आयंस, अगर किसी चीज में मालूम करना हो तो वो मोल में मालूम करेंगे, और ये मोल होगा कितना 6.022 इंटू 10⁻23 का, चाहे आप किसी का भी मोल ले लो। अब फिर से इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिस्ट्री की। जैसे लेते हैं एक कार्बन, ठीक है, हमने लिया एक कार्बन, दूसरा लेते हैं हम नाइट्रोजन, और तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर हीलियम। तो तीनों का अगर हम मोल देखेंगे तो तीनों का मोल अगर मैं कंसिडर कर लूं कि 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ हीलियम हमने लिया हुआ है, तो तीनों का मोल तो सेम है, तो इन तीनों के मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो इन तीनों के मोल में अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रो तो मोल की क्वांटिटी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 का ही होगा, ये फिक्स है। हाँ, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है आपको कि इन तीनों एग्जाम्पल में इनका मोल तो सेम था, लेकिन इनका वेट या इनका मास सेम नहीं हो सकता, इनका वेट और मास डिफरेंट होगा। ये हम लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में हम इसको पढ़ चुके हैं, वेट और मास को। तो मास लो या वेट लो, इनका ये सेम होना जरूरी नहीं है, ये वैरी होगा। यहाँ पे सेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोल फिलहाल हमने लिया हुआ है समझने के लिए, जो कि कितना है, मोल हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 ही आएगा। अब इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, अभी तो मैंने मोल के हिसाब से ले लिया, लेकिन अगर मैं इसे वेट के हिसाब से कर दूं तो, या मैं इसको मास के हिसाब से कर दूं तो क्या होगा, तो कंसिडर कर लेते हैं कि मैं लेता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हमने 12 ग्राम का कार्बन लिया, हमने 12 ग्राम का नाइट्रोजन लिया और हमने 12 ग्राम का हीलियम लिया। अब यही तीनों एग्जाम्पल में मैंने वेट को कांस्टेंट कर दिया, मोल को कांस्टेंट नहीं किया। हमने पहले मोल को कांस्टेंट किया था, वेट डिफरेंट आया था, फिलहाल हमने क्या किया, वेट को कांस्टेंट कर लिया। तो क्या मोल सेम आ जाएगा? नहीं, मोल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। और यही मोल को फिर काउंट करने के लिए कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासतौर से 9th, 10th और 11th क्लास तक ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। तो इन तीनों एग्जांपल में हम फिर से मोल कैलकुलेट कर देख लेते हैं, तो ये एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आपके ठीक से समझ में आ जाएगा। अब पहले लेते हैं कार्बन। तो कार्बन हमने कितना लिया हुआ है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो हम ये दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें कार्बन का मोल भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम रखेंगे मास कितना है, यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है कार्बन का, कार्बन का मास होता है 12, तो हम मास की जगह पर कार्बन का मास रख देंगे 12 और इसको डिवाइड करेंगे कार्बन के मॉलिक्यूलर मास से। अब कार्बन का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास भी 12 ही है। अब जब दोनों की वैल्यू को रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1, यानी मोल आया 12 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए मोल की वैल्यू निकली है 1। इसलिए मैंने पहले भी एग्जांपल में, पहले वाले एग्जांपल में कहा था कि हमने 1 मोल लिया था और मैंने कहा था कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने ग्राम आएंगे कार्बन के, वो 12 ग्राम होते हैं, वो यहीं से आया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन का मोल कितना निकल गया, 1 निकल गया। ऐसे ही हम नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं। आप नाइट्रोजन का निकाल कर देख लीजिए क्या होगा। तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन हम लोग ले लेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर इसका। तो क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा। तो वेट कितना था नाइट्रोजन का हमने लिया हुआ, 12 था। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14। तो हमने 12/14 किया, जिसका आंसर कितना आएगा, 0.85 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस 12 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मोल कितना निकला है बेटा, 0.85। ठीक है, तो कार्बन का वेट अलग हो गया, कार्बन का मोल अलग हो गया, और अब यहाँ पर नाइट्रोजन का मोल अलग हो गया। अब ऐसे ही हम हीलियम का निकाल कर देख लेंगे कितना लिया हुआ है, 12 ग्राम ऑफ हीलियम हमने लिया हुआ है। तो जब इसका लेंगे तो मास रख दो, मास कितना है 12 ग्राम, यानी वेट हमने जो लिया हुआ है। तो 12 ग्राम हम जो हीलियम लिया हुआ है उसका वेट रख देंगे, और अब इस हीलियम का मास कितना है, यानी मॉलिक्यूलर मास। पहले हमने वेट लिया, अब हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 4। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर होगा 4। तो मॉलिक्यूलर मास पे इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 12 डिवाइडेड बाय 4। तो वैल्यू क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल हमारे निकलेंगे 3। ठीक है, तो हीलियम के टोटल नंबर ऑफ मोल निकल गए हैं 3। कितने में, 12 ग्राम ऑफ हीलियम में। यानी 1 मोल के लिए हीलियम के कितने ग्राम आ रहे हैं, 1 मोल ऑफ हीलियम में हीलियम का कितना वेट आया है, कितने मास हैं, कितना उसका वेट है, वो हमें मिला है 1 के लिए। टोटल मोल हमें मिले हैं 3। ठीक है, तो ये हुई 3 एग्जाम्पल, कार्बन की, नाइट्रोजन की और हीलियम की। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए या वेट कैलकुलेट करने के लिए। वेट भी अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा या मास भी कैलकुलेट करने के लिए पूछा, तो हम सेम ही फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का कॉन्सेप्ट मोल का। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।